हेलो जी, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं और पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। ठीक है जी। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कुछ नहीं है जी। मेमोरी आप कंटेनर ले सकते हो कि कोई कंटेनर है। अब देख लेते हैं होती क्या है इसकी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी वो चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए। क्या मेमोरी क्या है? हमारे कंप्यूटर में डाटा और इन्फॉर्मेशन को जो होल्ड करके रखती है सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए। अब सीपीयू क्या करता है? हमारा प्रोसेस करता है। ठीक है जी। इनपुट लेता है और आउटपुट हमको देता है। तो मेमोरी क्या होती है ना, ये हमारी इनपुट को भी होल्ड करके यही रखती है मेमोरी, और जो हमारी आउटपुट होती है ना उसको भी मेमोरी होल्ड करके रखती है। तो सीपीयू की प्रोसेसिंग से पहले जो डाटा स्टोर होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है, और सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा स्टोर होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है जी। ये तो हमारी मेमोरी हो गई। अब अच्छा वर्क कैसे करता है देखो। जैसे ही सीपीयू हो गया, ये किससे लेता है डाटा? हमारा मेन मेमोरी से। किससे? मेन मेमोरी। और ये किससे लेती है मेन मेमोरी? हमारा सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी और इस हाँ सेकेंडरी मेमोरी। और मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी आल्सो। तो ये होता क्या है? सेकेंडरी मेमोरी से डाटा जाता है मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से डाटा जाता है अपन का सीपीयू में। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब मेमोरी के टाइप्स देख लेते हैं कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। अब इस वीडियो में ना हम मेमोरी के टाइप्स के साथ देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस देखेंगे, और डेफिनेशंस के बाद हम क्या देखेंगे? इनकी वर्किंग। अच्छा, बिहाइंड द सीन होता क्या है? जैसे हम देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क जो आपकी एसटीटी होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसटी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये वर्क कैसे करती है, कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे मतलब इनमें डाटा हमारा स्टोर होता है, कैसे बाइनरी स्टोर होती है, 0 1 होता कैसे है स्टोर, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो के देखने के बाद ना आपका मेमोरी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके माइंड में। ठीक है जी। कंप्यूटर मेमोरी हमने देख लिया क्या होती है, जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को होल्ड करती है सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल। ठीक है जी। एक्सटर्नल मतलब जिसको हम डिटैच कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, और इंटरनल जो इससे कनेक्ट रहती है जस्ट। ठीक है जी। बट इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन ये होगी, जो एक्सटर्नल होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो एक्सटर्नल होती है हमारी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी। और जो इंटरनल होती है, इंटरनल में कुछ चीज़ें तो हमारी सीपीयू से अटैच रहते हैं, जैसे रजिस्टर हमारा डायरेक्टली सीपीयू से अटैच रहता है। और जो हमारी रैम होती है ना, ये होती है हमारी मेन मेमोरी, जिसको हमने अभी पीछे देखा। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रैम एंड रोम हमारी क्या होती है? ये वाली रैम और ये रोम, ये दोनों हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ठीक है जी। और ये कौन सी मेमोरी होती है? जो रैम होती है हमारी वो वोलेटाइल होती है, ध्यान रखना। जो रैम होती है क्या होती है? वोलेटाइल। और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल जो हमारी जिसमें हमारा डाटा स्टोर नहीं रहता, वो इरेज होता है, इरेज हो जाता है मतलब। और रोम में जिसमें हमारा डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस था वोलेटाइल में और नॉन वोलेटाइल में। क्या जी? वोलेटाइल मतलब जिसमें डाटा स्टोर नहीं रहता, नॉन वोलेटाइल जिसमें डाटा स्टोर रहता है। ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन हर एक को। जैसे रजिस्टर को देखेंगे, फिर हम कैशे को देखेंगे, फिर वर्चुअल सीक्वेंशियल एक्सेस, रैम, रोम, एंड देन एक्सटर्नल में देखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, और देखेंगे बिहाइंड द सीन वर्किंग कैसे होती है। तो वन बाय वन एक एक को ले लेते हैं। ठीक है जी। रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है जी? रजिस्टर स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर में, स्मॉलेस्ट मेमोरी इन आवर कंप्यूटर। ठीक है जी। ओके। और जो हमारा रजिस्टर होता है ना जी, वो हमारा बना हुआ था फ्लिप फ्लॉप कंसेप्ट से। फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप क्या है? कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। फिजिकल डिवाइस नहीं है। नॉट अ फिजिकल डिवाइस। ये जस्ट एक कंसेप्ट है और टेक्निक है। ठीक है। रजिस्टर वैसे बना हुआ किससे होता है? रजिस्टर हमारा ट्रांजिस्टर से ही बना होता है। ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स। अगर आपसे कोई पूछे ना कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जो कोर एलिमेंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है या बेसिक एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है? तो जो वो ट्रांजिस्टर होता है। पूरा कंप्यूटर मानो आपका ट्रांजिस्टर से बना होता है, इसी के ऊपर चल रहा होता है। और ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर या तो ऑन रह सकता है या ऑफ रह सकता है। ऑन मतलब ट्रांजिस्टर ने चार्ज को स्टोर किया हुआ है, चार्ज को
स्टोर किया हुआ है, ऑफ मतलब चार्ज स्टोर नहीं है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ऑन का मतलब 1 होगा ऑब्वियसली क्योंकि चार्ज स्टोर है, और ऑफ का मतलब 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये क्या कर सकता है, बाइनरी को स्टोर कर सकता है ट्रांजिस्टर, या तो 1 को स्टोर करेगा या 0 को। 0 मतलब अगर ट्रांजिस्टर में चार्ज नहीं है तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे 0 है, अगर ट्रांजिस्टर में अपन का चार्ज है तो हम समझेंगे यहाँ पे 1 है। ठीक है जी। हमने क्या देखा यहाँ पे, रजिस्टर किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट से। हमारे कंप्यूटर का बेसिक एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिस्टर, ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप के कंसेप्ट में बना हुआ होता है। फ्लिप फ्लॉप किस पे वर्क करता है, ये इसमें 2 स्टेट होती है, 2 स्टेट, और इनके बीच में ही स्विच होता रहता है। 2 स्टेट कौन सी होती है, 0 एंड 1, या तो 1 से 0 पे चला जाएगा, 0 से 1 पे चला जाएगा, क्योंकि रजिस्टर में हमको 0 एट द लास्ट तो बाइनरी स्टोर करनी होती है ना, 0 एंड 1, तो वही है। तो रजिस्टर क्या है, स्मॉलेस्ट मेमोरी इन आवर कंप्यूटर। ठीक है। अब जो होता है ना कि रजिस्टर, ये रजिस्टर सबसे फास्ट होता है अपन का, सबसे फास्ट। जो इसमें मटेरियल यूज़ होते हैं ना, वो भी बहुत मतलब प्रीमियम क्वालिटी के यूज़ होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के। ठीक है जी। और क्या, इसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो होती वेरी हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है रजिस्टर की, सबसे ज़्यादा कॉस्ट रजिस्टर की ही होती है। ठीक है जी। अब रजिस्टर रहता कहाँ है, देखो जैसे ही हमारा CPU होता है ना, तो CPU में ही हमारा रजिस्टर रहता है। इसमें हमारा ALU होता है, CU होता है और रजिस्टर होता है। तो CU कितने पार्ट से बना हुआ है, 3 से। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर होता है। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बाद रजिस्टर की नीड क्या पड़ी, रजिस्टर की नीड ये पड़ी जी, जब हमारा सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, जिसमें हमारा स्टोरेज होता है, जिसमें हमारी सारी मतलब फाइल्स वगैरह स्टोर रहती है, जब वो प्राइमरी मेमोरी में आता है। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में मतलब जो मेन मेमोरी है, जो रैम है, उससे हमारा जाता है वो CPU के पास प्रोसेसिंग होने के लिए। अब डाटा की प्रोसेसिंग होगी ना, अब CPU को प्रोसेसिंग करने के लिए भी तो कुछ चीज़ चाहिए ना, जहाँ पे CPU डाटा को स्टोर करेगा और कैलकुलेशन करेगा। तो CPU जहाँ पे डाटा स्टोर करता है ना लाके, वो रजिस्टर होता है, और रजिस्टर में कैलकुलेशन होती है। जैसे CPU 2 लाया और 3 लाया, और हमें इनको ऐड करना है, तो CPU क्या करेगा, अपने रजिस्टर में 2 को और 3 को स्टोर कर लेगा और उनको ऐड कर लेगा और फिर से रजिस्टर में स्टोर कर देगा। रजिस्टर से स्टोर करने के बाद ऐसे ही वो प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाके हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। अब रजिस्टर क्या होते हैं ऑल्सो, ये वोलेटाइल होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ये नहीं कि इनमें चार्ज हमारा वो, इनमें हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, नहीं, ये चेंज होती रहती है। ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लिया हमने रजिस्टर। रजिस्टर के बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारा कैशे। अब ये कैशे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, ये भी स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है। अब इसकी आपको होगी कि कैशे की नीड क्या पड़ी, बनी हुई किससे होती है, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, उनसे बनी हुई होती है, ट्रांजिस्टर से ही अपनी। ठीक है जी। इसकी नीड क्या पड़ी, अब इसकी नीड ये पड़ी, देखो ये आपकी कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, ये कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। और ये क्या है आपका, CPU। अब बार बार क्या होता है ना, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा जाता है प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी से जाता है CPU में। तो जब ये आप मान लो कोई गेम चल रहा है, ठीक है, अब वो गेम लोड होगा आपका प्राइमरी मेमोरी में, और उस प्राइमरी मेमोरी से वो डाटा, उस गेम की फाइल से जो भी होगी, प्रोग्राम होगा, वो जाएगा हमारा CPU में। तो बार बार CPU को उन प्रोग्राम्स की नीड होती है, तो बार बार ऐसे एक्सेस करना पड़ रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से फिर CPU। मान लो कि आपको रिपीटेड फाइल्स नीड पड़ रही है बार बार, तो वो फिर से ऐसी सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, फिर प्राइमरी मेमोरी और फिर CPU में। इससे क्या होता है ना, अपना का टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। टाइम इंक्रीज हो जाता है, और हमको टाइम इंक्रीज करना पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कोई टास्क करते हैं तो हम चाहते हैं ना टाइम सबसे कम लगे, पूरा फास्ट चले। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कैशे ले आए। क्या होता है जी, कैशे, कैशे मेमोरी। तो ये क्या होता है, जब हमारा सेकेंडरी मेमोरी से जाता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से तो कैशे, और कैशे तो CPU। तो जो जितनी भी हमारी रिपीटेड फाइल्स होती है ना, वो कैशे में स्टोर हो जाती है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, ये रिपीटेड फाइल्स। अब वो कैशे में स्टोर हो गई, अब CPU को अगेन वो रिपीटेड फाइल चाहिए होगी, तो वो कैशे के पास जाएगा डायरेक्ट, और कैशे से डायरेक्ट CPU को दे देगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और टाइम रिड्यूस हो गया तो क्या हो गया, हमारा जो आउटपुट है, थ्रूपुट है, या जो हमारी परफॉर्मेंस है ना हमारे कंप्यूटर की, बढ़ जाएगी, हमारे टास्क जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो ये कैशे था। अब कैशे यूज़ कहाँ होती है, अब यूज़ मैंने बता दिया ना, इनके बीच में होती है, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में हमारी कैशे यूज़ होती है। और कैशे जो होती है हमारी एक्चुअली हम कह सकते हैं जो मतलब ये फ्रीक्वेंटली इरेज्ड नहीं होती है,
फ्रीक्वेंटली इरेज्ड नहीं होती है, ठीक है, बार बार ऐसे चेंज नहीं होता इसका डाटा, क्योंकि एक बार इसने स्टोर कर लिया, फिर सीपीयू को दोबारा से नीड पड़ेगी तो कैसे में जाएगा ना, ऐसे फिर से चेंज कर दिया तो क्या फ़ायदा हुआ। ये हो गई हमारी कैशे। अब आता है थर्ड। थर्ड हमारा था सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस, तो जी ये क्या है सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में कुछ नहीं है, जो हमारा डाटा होता है ना वो ऐसे सीक्वेंस में स्टोर होता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है डाटा को स्टोर करने की। क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें जैसे हमारा डाटा स्टोर होता है ना, जैसे यहाँ से डाटा स्टोर हुआ और इधर को जा रहा है, तो हमें जब एक्सेस करेंगे ना अपने डाटा को, तो उसे भी डाटा को यहीं से एक्सेस करेंगे इसी पॉइंट से, और ऐसे जाएंगे सिक्वेंशियली। हमें ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ डाटा स्टोर कर दिया यहाँ पे, नहीं, सीक्वेंस में डाटा स्टोर होगा हमारा, सीक्वेंस में डाटा एक्सेस होगा हमारा, ठीक है, इतनी बात होगी। ये क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट थे हमारे पास। सीक्वेंशियल के बाद कौन सा है जी? हमने देख लिया रैम, नहीं रजिस्टर, कैशे, सीक्वेंशियल एक्सेस। अब वर्चुअल देखते हैं, उसके बाद रैम और फिर रोम, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन सा देख रहे हैं हम? यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। आप अगर आपने ओएस पढ़ लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्चुअल मेमोरी। अब देखो वर्चुअल मेमोरी की नीड क्या पड़ी। वर्चुअल, मान लो कि आप अपने कंप्यूटर में जब मोर देन 2 टास्क करते हो, मोर देन 2 टास्क, और आप अब वो जो 2 टास्क है ना, 2 अलग अलग ऐप्स है, और मान लो एक 2 GB का है और दूसरा भी 2 GB का है, ठीक है, और आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है मान लो वो 3 GB की है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप भी चलाते रहते हो, टेलीग्राम भी साथ साथ में चलाते रहते हो, तो अगर मैं 2 GB को भी यहाँ पे लोड कर दूँ और 2 GB को भी यहाँ पे लोड कर दूँ तो ये तो 4 GB हो जाएगा, ठीक है, और इतनी कैपेसिटी यहाँ पे इसकी है नहीं, तो ये कैसे होगा? समझ रहे हो? मतलब 4 GB को ये लोड कैसे करेगा? तो इसको ये कैसे करता है? ऐसे ही डायरेक्टली होल प्रोग्राम है ना, पूरा का पूरा प्रोग्राम इसको स्टोर नहीं करता यहाँ पे लाके मेमोरी में। ये क्या करता है? कुछ पार्ट ऑफ फाइल्स को स्टोर करता है, पार्ट ऑफ फाइल्स को, जो हमारी ये कहाँ पे पड़ा रहता है 4 GB, ये तो सेकेंडरी स्टोरेज में, क्योंकि वो बहुत लार्ज होता है। मेन मेमोरी में कौन सा लाता है? खाली हमारा ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मान लो इसका हमारे को 0.5 चाहिए, इसका भी 0.5 चाहिए, ठीक है, ये कर लेता है, और इससे क्या होता है हमारा स्मूथली रन होता रहता है, स्मूथली रन होता रहता है। अब मान लो उसको 2 GB, इसकी भी 2 GB इसके पूरी की नीड पड़ गई, और इसकी भी नीड पड़ रही है 2 GB की दूसरे की, ठीक है, तो ये क्या करेगा? दोनों की 2 GB की नीड पड़ रही है, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ की जो पहले वाले की 2 GB थी जिस पे हम करंटली प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उसका तो पूरा प्रोग्राम ले आएगा, और जो पहले वाले में जितना जो फाइल्स थी हमारी मेमोरी में वो 2 GB की, उनमें से कुछ फाइल्स हमारी मेमोरी में डाल देगा, सेकेंडरी मेमोरी में, वहाँ पे 1 GB कर देगा, जिससे 3 GB फुलफिल हो जाए। तो वर्चुअल मेमोरी का यही कंसेप्ट है कि हमारे पास एक्चुअल में उतनी मेमोरी नहीं है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। फिर भी कैसे? हम उसको स्विच कर पाते हैं बार बार डाटा फाइल्स को। तो जिस पे हम करंट प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं ना, उनको तो वो इसमें रखता है मेन मेमोरी में, और जो करंट प्रोग्राम नहीं है, जैसा एक्स्ट्रा हो गया, तो वो जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स है उनको फिर से सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देता है, और अगर फिर से नीड पड़ती है तो फिर से वो उनको वापस ले आता है, और जो करंट प्रोग्राम पे थे उसकी वापस से चली जाती है, और जो अब करंट प्रोग्राम है उसकी फाइल वापस सेकेंडरी स्टोरेज से आ जाती है। अभी कभी आपने देखा होगा जब आप अपने सिस्टम में यूट्यूब भी चला के रखते हो, ठीक है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, टेलीग्राम भी चल रहा है, तो कभी कभी आप जब इंस्टा भी चला दिया, तो अभी कभी कभी आप क्या करते हो, यूट्यूब से इंस्टा पे स्विच हो जाते हो, और इंस्टा से फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे आते हो ना, तो यूट्यूब आपका रिफ्रेश हो जाता है, मतलब फिर से ओपन होता है, वो वहाँ पे नहीं ओपन होता जहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट चल रही थी। वो इसीलिए होता है, यूट्यूब की जितनी भी फाइल्स थी ना, वो आपकी रैम में इतनी वो स्पेस नहीं बचाता, इसलिए यूट्यूब वो क्या करता है, आपका कंप्यूटर यूट्यूब की जो फाइल्स लोड हुई थी उनको वापस भेज देता है, और उस आपकी इंस्टाग्राम की फाइल्स को करंटली लोड कर लेता है मेमोरी में। तो आप फिर से जब यूट्यूब पे जाते हो ना, तो वो आपको रिफ्रेश हुआ दिखता है, वो वहाँ पे नहीं खुलता जहाँ पे आपने छोड़ा था। बट बाई चांस क्या होता है कि आप जाते हो व्हाट्सएप पे और फिर यूट्यूब पे आते हो तो वो वहीं पे मिलता है, वो इसलिए कि उसमें मेमोरी में इतना अभी स्पेस बचा था, इसलिए आप स्विच हो चुके हो। यहाँ पे देख लिया हमने ये क्या वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे समझना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, तो समझ में आ जाएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो गूगल पे टाइप करके देख लेना, आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रैम क्या होती है। रैम
रैम होती है जी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देख लो जी, अब रैम कितने टाइप्स की होती है, पीछे देखा हमने एस रैम हमारे डायग्राम में था ना, और ये डी रैम। तो ये क्या है जी एस रैम और डी रैम? एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम होती क्या है हमारी? वैसे जो रैम होती है वही हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और इसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी भी, मेन मेमोरी भी। और जो ये प्राइमरी मेमोरी होती है ना, क्या हो गया भाई? हाँ हेलो, क्या हो गया भाई? ये तो वर्क कर रहा है, पेन में क्या हो गया? ब्लू ब्लू, ओके हाँ इट्स वर्किंग नाउ। तो इसमें क्या होता है ना, रैम में हम कहाँ थे? हाँ मेन मेमोरी। तो जो ये रैम होती है ना, वो डायरेक्टली अटैच किससे होती है? हमारी सीपीयू से। ये हमारा सीपीयू होता है। उसके बाद जब जो सीपीयू जो कांटेक्ट करता है ना, डायरेक्टली हमारा रैम से करता है, और रैम हमारी कांटेक्ट करती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी से। अभी तक कितनी बार बता चुका हूँ, बात आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। तो रैम कनेक्ट होती है हमारी सीपीयू से डायरेक्टली। तो हमारा क्या होता है ना, डाटा जितना भी होता है वो रैम में आता है, रैम के बाद सीपीयू में जाता है, ठीक है। अब जो हमारी रैम होती है ना, वो नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल, सॉरी वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल तो मतलब नहीं चेंज होना, वोलेटाइल मतलब जो चेंज हो जाती है। तो रैम को कौन क्या होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी? वोलेटाइल, जो चेंज होती है रहती है, जो पर्टिकुलर स्टेट को स्टोर नहीं करती, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप अपने फ़ोन में क्या करते हो, GTA खेल रहे हो, ठीक है, GTA 4। अब बैटरी डाउन हो गई, ठीक है, एकदम से 1% थी, 1% से 0 हो गया, और आपका फ़ोन क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। तो जब आप स्विच ऑन करते हो ना, फिर से स्विच ऑन करते हो, तो आपका जो GTA 4 है, 4 जहाँ पे चल रहा था ना, वो वहाँ पे आपको मिलता ही नहीं। आपने देखा होगा ना, आपका फ़ोन क्या है, वो होम स्टेट में आ जाता है, ठीक है। बट आपका जो GTA 4 रहता है वो आपके फ़ोन में तो इंस्टॉल रहता है ना, वो अनइंस्टॉल तो नहीं हुआ होता है ना। तो ये कहाँ पे पड़ा होता है? ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। बट जब हमारा रन होता है ना GTA, वो कहाँ पे आता है? मेन मेमोरी में, या प्राइमरी मेमोरी में, या रैम में। तो वो जो रैम होती है ना, वो वोलेटाइल होती है। वो जैसे ही पावर कट हुई तो रैम का डाटा भी कट हो जाता है, बिल्कुल इरेज होता है, सब इरेज हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए आपने देखा होगा, जब आप फिर से ऑन करते हो तो आपका GTA वहाँ पे नहीं मिलता आपको, यही रीज़न है इसका, ठीक है जी। अब स्टैटिक रैम देख लेते हैं और डायनामिक रैम देख लेते हैं। जो हमारी स्टैटिक रैम होती है ना जी, वो फास्ट होती है और ये थोड़ी स्लो होती है। बट ये इसमें लार्ज स्टोरेज कर सकते हैं हम, लार्ज स्टोरेज। ये स्मॉल स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, स्मॉल स्टोरेज के लिए यूज़। अब एस रैम का यूज़ कहाँ पे होता है? ये मेनली कैशे के लिए यूज़ होती है। कैशे के लिए क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमको जो हमारी डाटा है उसको चेंज करने की नीड नहीं पड़ती, डाटा को चेंज करने की नीड नहीं पड़ती कैशे में, क्योंकि कैशे में हम रिपीटेडली डाटा को स्टोर करते हैं ना। और डायनामिक रैम कौन सी होती है? जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे बार बार रिफ्रेश होता है, जहाँ पे बार बार रिफ्रेश रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप GTA खोल रहे हो, कभी कोई सी फाइल्स की रिक्वायर्ड पड़ रही है, कभी कोई सी फाइल्स की रिक्वायर्ड पड़ रही है मेमोरी में, तो वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है। बट एस रैम में ऐसा नहीं होता, वो कैशे मेमोरी को, कैसे मेमोरी में ऑल्सो यूज़ होती है एस रैम, ठीक है जी। अब देख लेते हैं रैम के बाद रोम, ठीक है जी। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी। अब रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब है? पहले तो जो रोम होती है ना, वो होती है, हाँ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम जो एक बार राइट कर दी तो राइट कर दी, ठीक है। अब इसके टाइप होते हैं रोम के, रोम के टाइप देख लेते हैं। अब टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो ई रोम, ई पी रोम, ठीक है जी। एक दूसरा टाइप क्या होता है? ई पी रोम। तीसरा टाइप क्या होता है? एम रोम। तो एम रोम से देखते हैं, ठीक है जी। एम रोम होती क्या है? एम रोम होती है हमारी मास्क, क्या? मास्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है जी? मास्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है? अगर एक बार आपका डाटा राइट हो गया ना,
तो उसको आप अब चेंज नहीं कर सकते। डाटा राइट कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एम रोम। ठीक है जी। अब ईपी रोम कौन सी होती है? ईपी रोम होती है आपकी ईपी रोम, ओके, ईपी रोम, ईपी रोम होती है आपकी इरेज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या जी? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी रोम वो मेमोरी होती है जिसको हम ऐसे चेंज तो कर, इलेक्ट्रॉनिकली तो चेंज नहीं कर सकते, बट अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बाद आता है जी ई पी रोम। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है जी? ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो मेमोरी होती है ना, हम इसको इरेज कर सकते हैं, बट नॉट अल्ट्रावायलेट की हेल्प से, हम कर लाइट की हेल्प से हम इसको करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेज। तो इन तीनों में डिफरेंस था, हमने यहाँ पे देख लिया। इंटरनल मेमोरी आपकी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी के सारे टाइप्स देख लिए। ठीक है जी। उन टाइप्स में क्या क्या देखा हमने देखा कैशे क्या होता है, हमने देखा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हमने देखा रैम क्या होती है, हमने देखा सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हमने रोम भी देख लिया, हमने रजिस्टर भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि ये कैसे वर्क करती है। अच्छा, एक कंसेप्ट रह गया, आपको ये बता दूं कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक मेमोरी होती है ना, जैसे आपकी रैम हो गई, आपकी रोम हो गई, ठीक है, आपकी एसएसडी हो गई, आपकी एचडीडी हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, रीड ओनली मेमोरी, रैम, आपका रजिस्टर हो गया, ठीक है, आपका कैशे हो गया, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी हो गई। वर्चुअल मेमोरी तो कोई एक कंसेप्ट है वैसे, चलो ले लेते हैं इसको। ठीक है, आपका सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, ये सारी काम किस पे करती है? ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है ना। ठीक है, तो इनका जो कोर कंपोनेंट होता है ना, बेसिक कंपोनेंट, ये बनी किससे हुई होती है ना? ये सारी की सारी ट्रांजिस्टर से बनी होती है। ट्रांजिस्टर से, किससे? ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर या तो चार्ज को स्टोर करता है तो 1, और स्टोर नहीं करता है तो 0। ठीक है, तो रैम रोम जितनी भी इलेक्ट्रिकल मेमोरी होती है वो किससे बनी हुई होती है? हमारी ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट से। और हमारी मेमोरी स्टोर कैसे होती है? 1-0 की फॉर्म में। और वो 1-0 स्टोर कैसे होता है? चार्ज की फॉर्म में। अगर ट्रांजिस्टर में चार्ज है तो 1 है, चार्ज नहीं है तो मतलब 0 है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप इनका एग्जाम्पल ले, जैसे ऑप्टिकल डिस्क हो गई आपकी, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ये क्या, यहाँ पे चार्ज नहीं स्टोर होता, ये अलग वे में काम करती है, अभी देखेंगे। यहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं होता, इसको ध्यान रखना। जितनी भी इलेक्ट्रिकल मेमोरी होती है ना, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक को छोड़ के जो बाकी इलेक्ट्रिकल मेमोरी है वहाँ पे चार्ज में वर्क करती है, बट ऑप्टिकल और मैग्नेटिक चार्ज पे वर्क नहीं करती है। तो अब हम क्या देख रहे थे? सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, अब इसमें क्या देखे? इसमें देखे हमने 3 टाइप्स सेकेंडरी में। कौन कौन से? पहला होगा हमारा ऑप्टिकल, दूसरा होगा हमारा मैग्नेटिक, और तीसरा कौन सा है? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट। अब देख लेते हैं, एक बार अपने डायग्राम पर आ जाते हैं। ऑप्टिकल में क्या क्या आती है? आपकी CD, DVD। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, जो पहले यूज़ होती थी। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क कौन सी होती है? आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ठीक है। सॉलिड स्टेट कौन सी होती है आपकी? सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB मेमोरी, देखा है ना आपने। और USB मेमोरी स्टिक होती है ना, वो लगाते हो आप इनपुट, तो उसमें वो स्टोरेज रहता है, तो वो भी क्या होती है? सॉलिड स्टेट का ही पार्ट होती है। अब देख लेते हैं जी ये सॉलिड स्टेट अब ये वर्क कैसे करती है तीनों? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट। ठीक है जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं
सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क कैसे वर्क करती है। अच्छा, ऑप्टिकल से क्या समझ में आ रहा है कि लाइट पे वर्क करती होगी, ऑप्टिकल मतलब लाइट पे, ठीक है, हाँ जी लाइट पे वर्क करती है ऑब्वियसली। ऑप्टिकल डिस्क में हमने कितनी देखी, यहाँ पे हमारे पास हम सीडी को समझ लेते हैं और डीवीडी को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि वर्क कैसे करती है। जो सीडी, जैसे सीडी काम करती है ना, सेम ही कंसेप्ट पे डीवीडी वर्क करती है। हल्का सा स्मॉल डिफरेंस क्या होता है, जो सीडी होती है ना उसमें खाली सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर स्टोरेज के लिए, ठीक है। और जो सीडी होती है ना वो ऑडियो सिग्नल्स को स्टोर कर सकती है, ऑडियो सिग्नल्स को। बट डीवीडी होती है ना वो यूनिवर्सल सिग्नल को स्टोर करती है, ऑडियो वीडियो कुछ भी स्टोर कर दो डीवीडी में। और यहाँ पे ना ये सिंगल लेयर पे भी वर्क करती है और डबल लेयर पे भी वर्क करती है। सिंगल लेयर डबल लेयर क्या है, स्टोरेज के लिए, वहाँ पे सिंगल लेयर यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, और डीवीडी में क्या करते हैं, डबल लेयर यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, और सिंगल भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कि डबल लेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके जी, अब देख लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क में ये सीडी वर्क कैसे करती है। और जैसे सीडी वर्क करती है वैसे डीवीडी करती है ना, तो एक को बता देता हूँ, वो दूसरी समझ में आ जाएगा आपकी। इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। सीडी को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जी होता क्या है, ये हमारी सीडी है। अब इस पे ना यहाँ पे लेयर रहती है एक, तो ऑप्टिकल डिस्क मतलब लाइट, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पे लेज़र पड़ती है। और जैसे ही यहाँ पे लेज़र वो लाइट इस पे स्ट्राइक होती है ना, तो इसमें क्या होता है ना, रिफ्रैक्टेड लेयर रहती है, एक रिफ्रैक्टेड लेयर। उसके कारण ना जैसे वो लेज़र की लाइट इन पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे पिट्स बन जाते हैं, पिट्स फॉर्म हो जाते हैं। पिट्स क्या होते हैं, होल, ठीक है, हल्के हल्के होल फॉर्म हो जाते हैं। तो जहाँ पे लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद वहाँ पे होल क्रिएट हो गया, ठीक है। उसको तो मान लो 1 और अदर को मान लो 0। तो अगर मान लो मेरे को इसमें सीडी में 1 1 1 राइट करना है, तो मेरे को कैसे करूँगा इसको, मैं लेज़र लाइट स्ट्राइक करूँगा, वहाँ पे पिट बना दूंगा, पिट बन गई, ठीक है। फिर से लेज़र लाइट स्ट्राइक करूँगा, फिर पिट बना दूंगा, फिर से लेज़र लाइट स्ट्राइक करूँगा, फिर से पिट बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 1 1। तो इस 1 1 को जब एक्सेस करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, फिर से लेज़र लाइट रीड करने के लिए फिर से लेज़र स्ट्राइक करूँगा, और वो देख लूँगा कि जहाँ पे भी अगर पिट्स है तो मतलब क्या है, 1 है 1 है 1 है, तो मेरा डाटा ऐसे ही 1 1 आ जाएगा, और 1 1 को ऐसे कन्वर्ट कर लूँगा, ये 7 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा 1 1 होता क्या है वैसे, 7 ही तो होता है ना। तो ऐसे काम होता है, क्या होता है जी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लेयर रहती है, जैसे ही हमारी लेज़र लाइट है वो स्ट्राइक करती है उस लेयर पे, तो वहाँ पे पिट्स फॉर्म हो जाती है। और पिट्स की फॉर्म में अगर पिट्स फॉर्म हुई है तो उसको मान लो 1, और नहीं हुई है तो उसको मान लो 0। ऐसे 0 1 की फॉर्म में हमारा सीडी पर और डीवीडी पर डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं अपन का, हमने देख लिया क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क कैसे काम करती है। अब देख लेते हैं हार्ड डिस्क आपकी। हार्ड डिस्क वर्क कैसे करती है आपकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ओएस पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है, बट हम इसमें देखेंगे बिहाइंड द सीन। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि हार्ड डिस्क स्टोर कैसे कर रही है डाटा को, एसएसडी कैसे करती है स्टोर डाटा को। और जब आप डिलीट करते हो ना हार्ड डिस्क में, हम ये देखेंगे क्या वो एक्चुअली डिलीट भी होता है कि नहीं, ठीक है। एसएसडी में जब आप कोई डाटा डिलीट करते हो, एचडीडी में कोई डाटा डिलीट करते हो, तो देखेंगे कि वो एक्चुअल में डिलीट होता भी है कि नहीं। तो जी हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, हमारे पास यहाँ पे प्लेटर होता है, प्लेटर, इसको प्लेटर बोलते हैं। आप इसको डिस्क ही बोल लो, ये डिस्क के टाइप का, डिस्क जैसा ही होता है, ठीक है जी। प्लेटर ऐसे ही बोल देते हैं इसको, टेक्निकल मतलब वहाँ पे इसका प्लेटर नाम है, ठीक है। और उसके ऊपर होता है, ये प्लेटर क्या है हमारा, घूमता रहता है, ये प्लेट टाइप का होता है ना, और ये घूमता रहता है, स्पिन करता रहता है, ये स्पिन करता रहता है। और एक क्या होता है, आर्म होता है, ये आर्म, इसको बोलते हैं आर्म, ठीक है जी। और यहाँ होता है मैग्नेटिक हेड, मैग्नेटिक हेड। तो होता क्या है, जब भी आपको कोई डाटा राइट करना होता है ना इसमें हार्ड डिस्क में, तो आप क्या करते हो ना, ये जो हमारा प्लेटर है ना वो घूमता है, और जहाँ जहाँ पे भी हमको डाटा राइट करना होता है तो ये मैग्नेटिक हेड की वजह से हमारा डाटा राइट हो जाता है नॉर्थ साउथ पोल की हेल्प से, ठीक है। क्या जी, क्या देखा हमने, हमारा प्लेटर है वो घूमता है, और ये मैग्नेटिक हेड है, मैग्नेटिक हेड की वजह से क्या करते हैं, उसकी हेल्प से 0 और 1 को स्टोर करते हैं, और 0 और 1 को क्या करते हैं स्टोर, तो 1 को स्टोर कर लेते हैं हम नॉर्थ साउथ पोल की हेल्प से, और 0 को स्टोर नहीं करते हैं। मतलब अगर कहीं पे अगर वो है तो 1 है, और नहीं है तो 0 है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है जी, इसमें जो हार्ड डिस्क होती है इस पर क्या देखा हमने, प्लेटर देखा, प्लेटर का एक मूवेबल आर्म देखा। तो इसमें होता कैसे है, जो ये प्लेटर है
इसका डिज़ाइन कैसे होता है, इस प्लेटर में ना ऐसे 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 बहुत सारी ऐसे ऐसे ये लेयर्स होती है, ठीक है, क्या होती है, लेयर्स, और इनके अंदर ना छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स, और ये सेक्टर्स है ना, इन सेक्टर्स के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो आप जब भी कभी डाटा रीड करते हो ना अपनी एच डी डी से, तो क्या होगा, सबसे पहले वो आपका प्लेटर घूमेगा, वो पर्टिकुलर उस लेयर पे जाएगा, उस लेयर पे जाने के बाद वो सेक्टर में जाएगा, अब उस सेक्टर पे जाने के बाद वो डाटा को रीड करेगा। आप देख रहे हो कितना काम, इसी की वजह से ना एच क्या होती है, ज़्यादा हीटअप हो जाती है, ठीक है, इसकी जो लाइफ टाइम होता है वो भी कम होता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा रहता है कि इतने 1000 नंबर ऑफ टाइम्स ये रोटेट कर सकता है मैग्नेटिक हेड, और जब ये इतने बार रोटेट कर लेता है तो वो मतलब क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तभी आपने देखा होता है कि कुछ टाइम बाद एच हमको बदलनी पड़ जाती है। तो जो ज़्यादा यूज़ करता है वो ज़्यादा यूज़ करता है कंप्यूटर, उसके मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है ना, ज़्यादा स्टोरेज करता है, इरेज कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, तो बार बार मूव होता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो उसके मूव होने की भी ना कोई लिमिट होती है कि इतने 1000 नंबर ऑफ टाइम से वो मूव करता है, उसके बाद वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। और कोई कोई चलता भी रहता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या होता है जी यहाँ पे देखा हमने लेयर्स होती है, लेयर्स पे क्या होते हैं हमारे सेक्टर, उन सेक्टर में डाटा स्टोरेज करते हैं। अब इतना काम हो रहा है यार, मेरे को कोई डाटा एक्सेस करना है, देखो सीपीयू को कोई डाटा एक्सेस चाहिए, वो क्या करेगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा, मेन मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारी यहाँ पे एच तो क्या करेगा, पहले लेयर्स पे जाएगा, उस लेयर से उस सेक्टर पे जाएगा, सेक्टर में डाटा देखेगा, अब डाटा देखने के बाद वो फिर उसको मेन मेमोरी को देगा, मेन मेमोरी से फिर सीपीयू में जाएगा। तो देख रहे हो कितना काम हो गया है। इससे क्या हो जाता है ना, इससे ना हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, टाइम इंक्रीज़ होता है, विच इज़ नॉट गुड। भाई हमें तो फास्ट काम करना है ना अपना सारा, तो इसलिए जो हमारी एच होती है ना वो थोड़ी स्लो होती है। बट ऑन द अदर हैंड हम देखने वाले हैं कौन सी, अपनी SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है जी। अब देखते हैं SSD वर्क कैसे करती है। SSD में क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है ना, अब यहाँ पे मैग्नेटिक हेड कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, SSD में हमारे पास होते हैं ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, और ये कौन सी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी। HDD हमारी मैग्नेटिक मेमोरी होती है और SSD इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है तो मैंने क्या बताया था, वहाँ पे ट्रांजिस्टर होंगे, और जहाँ पे ट्रांजिस्टर होंगे वहाँ पे हमारा डाटा किसकी फॉर्म में होगा, चार्ज की फॉर्म में स्टोर, 0 एंड 1। 1 है तो मतलब ट्रांजिस्टर में चार्ज है तो 1, और ट्रांजिस्टर में चार्ज नहीं है तो 0, ठीक है। अब SSD में क्या होते हैं, हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स ऑफ एरे, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स। अब इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं, मेमोरी सेल के ब्लॉक्स होते हैं, मेमोरी सेल ब्लॉक्स। अब इन ब्लॉक्स में ना हमारा डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। अब मान लो कि SSD से हमको कोई डाटा चाहिए, तो यहाँ पे तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, इस ब्लॉक पे जाएगा, इस ब्लॉक से डायरेक्टली इस ब्लॉक पे जाएगा और अपने डाटा को एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे ना तो कुछ हीटअप होने की नीड है, ना ऐसे कोई हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको आर्म को रोटेट होने में। यहाँ तो सब काम इलेक्ट्रिकली होगा, वो करंट है वो जाएगा हमारे इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक के बाद वो जाएगा हमारे इस वाले ब्लॉक पे और डाटा को एक्सेस करके ले आएगा। इसलिए हमारी क्या होती है, जो हमारी SSD होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई पिक्चर ही नहीं है ऐसी कि आर्म मूव हो रहा है उसके बाद वो उस लोकेशन पे जा रहा है। उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना, वो एक तरीके से मैकेनिकल वर्क हो गया। यहाँ पे तो मैग्नेटिक वाली में तो, SSD में कोई मैकेनिकल वर्क थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है तो इसलिए वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। और इसलिए देखा होगा ना कि आपने कंप्यूटर में SSD लगाते हैं, वो SSD इसलिए लगाते हैं कि अगर आपको कुछ फास्ट काम करना है, बहुत ज़्यादा कैसे ग्राफिक्स का वर्क करना है, गेम वेम खेलने हैं, तो SSD आपके लिए अच्छी रहती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्सेस कर देती है आपकी मेमोरी को। तो ये हो गया आपका SSD, ठीक है। तो फिर से उसी स्लाइड पे आ जाते हैं, हमने क्या क्या देखा यहाँ पे आज। हमने मेमोरी देखी, मेमोरी क्या होती है, हमने देखा मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास एक रैम होती है और जो रोम होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। एक्सटर्नल हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल में कितनी चीज़ें हैं, सॉलिड स्टेट मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। मैंने बताया जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है वो मैग्नेटिक पे काम करती है और ऑप्टिकल लाइट पे वर्क करती है, बट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिकली वर्क करती है, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट पे, ट्रांजिस्टर्स पे। बट ये
मैग्नेट पे वर्क करती है, मतलब नॉर्थ साउथ पोल की वजह से हेल्प से रीड और राइट करते हैं। और ऑप्टिकल लाइट पे वर्क करती है, लाइट की हेल्प से और रिफ्रैक्टिव लेयर की वजह से हम इसमें रीड राइट कर पाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो रैम होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, कैशे भी इलेक्ट्रॉनिक है, रजिस्टर, सीक्वेंशियल एक्सेस, रोम, ये सारी इलेक्ट्रिकल है। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल किस पे वर्क करती होगी? ट्रांजिस्टर पे, हमारी ट्रांजिस्टर पे वर्क करती है, इसलिए सारी बहुत ज़्यादा फास्ट भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बहुत कुछ देख लिया है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? रैम एंड आपकी रोम, नहीं, रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या देखने वाले हैं रैम और सेकेंडरी मेमोरी में? अपन जो रैम होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी भी होती है और मेन मेमोरी, अभी बताया आपको। अब तो आपके मतलब समझ में आ गया होगा ना पूरा। अब आपने देखा होगा ना, आप जब भी कोई चीज़ परचेज करने जाते हो मार्केट में यार, तो आप वहाँ पे देखते हो कि रैम तो यार 4 GB है, ठीक है, और जो मेमोरी है वो 64 GB है। आपने देखा होगा ना, जब भी आप फ़ोन या कोई भी लैपटॉप कुछ भी चीज़ परचेज करते हो तो यार 464 ऐसे, तो ये 464 मतलब रैम तो 4 GB की रहती है, इतनी छोटी सी, और सेकेंडरी मेमोरी यार 64 GB की रहती है। तो मतलब आपके दिमाग में आता नहीं कि रीज़न, मतलब बिहाइंड द सीन, मतलब इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, कि रैम तो हमारी 4 GB की बना के दे रहे हैं और सेकेंडरी मेमोरी 64 की बना के दे रहे हैं। बट आप तो आजकल तो रैम भी 16, 32, 64 बहुत आगे तक चली गई है। ठीक है, उसी हिसाब से सेकेंडरी मेमोरी तो हमारे उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है जी, कि रैम का हमारा स्मॉलर स्टोरेज क्यों होता है, स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी क्यों होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी जो होती है जैसे HDD या SSD, इनका जो हमारा लार्जर स्टोरेज क्यों होता है? ये इसलिए होता है जी, अगर देखो आप रैम का भी स्टोरेज ग्रेटर करोगे, तो अब आपके CPU को क्या चाहिए? डाटा। वो डाटा एक्सेस कहाँ से करता है? रैम में। अब रैम ही आपने 64 GB की कर दी, अब CPU पूरी 64 GB में अगर उसको कुछ ढूंढना होगा तो वो पूरी 64 GB में जाएगा, जब वो पूरी में सर्च कर लेगा, जब आपको डाटा ला पाएगा। इससे क्या हो रहा है कि अपन का टाइम इंक्रीज कर दे रहा है, बट हमको तो टाइम इंक्रीज चाहिए ही नहीं। अब ऑन दी अदर हैंड आप ये सोचो, जब CPU 4 GB रैम से ही डाटा लेता है, तो उसको तो बस 4 GB में ही अपने डाटा को ढूंढना है ना, तो कितना ईजी हो गया ना, कितनी जल्दी वो एक्सेस करके ले आएगा डाटा को। इससे क्या हो जाए, टाइम हमारा डिक्रीज हो जाता है और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। बट हम सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज ग्रेटर क्यों रखते हैं भाई? सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज ग्रेटर क्यों रखते हैं? अब आपने अपने फ़ोन में कोई ऐप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको स्टोर कहाँ करोगे? आप उनको रैम में तो स्टोर नहीं करोगे ना, रैम तो वोलेटाइल होती है, उड़ जाता है सारा डाटा, तो कहाँ पे स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। अब आपको वहाँ पे अपने ऐप्स भी स्टोर करके रखने हैं, अपनी फ़ोटोज़ भी रखनी है, और भी जितने भी ऐप, ठीक है, तो जितना भी स्टोरेज है आपका सारा कहाँ पे स्टोर होता है? वो सेकेंडरी में स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए हमारा सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसका जो स्पेस होता है या उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, क्योंकि अगर इसकी भी कैपेसिटी थोड़ी सी रख दी सेकेंडरी मेमोरी की, फिर तो आप 1-2 ऐप ही इंस्टॉल कर पाओगे और 1-2 ऐप ही चला पाओगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि रैम जो होती है हमारी स्मॉलर होती है मेमोरी में, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी लार्ज होती है मेमोरी में, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी लार्ज होती है। ठीक है, आई होप ये सारा चीज़ें आज आपकी मेमोरी की सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, थैंक यू, बाय।